प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यानी कि नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इकाई 4 में यह टॉपिक लगा हुआ है वैचारिक पृष्ठभूमि। आज ये इस टॉपिक को मैंने लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इन टॉपिक को बताना चाहूँगी बहुत ही सरलता से, बहुत सरल भाषा में कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो इकाई 2 में भी ऐड हैं, इकाई 4 में भी ऐड हैं। तो थोड़ी-सी हमें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये तथ्य कुछ अलग जैसा है, ठीक है? बिल्कुल इकाई 4 का के लिए मैंने कहा था बहुत पहले ही, जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, पहली या दूसरी वीडियो मेरी थी, उसमें मैंने कहा था कि इकाई 4 के लिए मैं अलग से बात करूँगी। क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, आप जो भी तथ्य पढ़ें, जो भी कुछ पढ़ें आप ऐसा पढ़ें कि आपको उस तथ्य को दूसरे को भी समझाना है बड़ी ही सरलता से, है ना? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं खुद के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, साथ-साथ आप ये सब चीज़ें आप दूसरों तक पहुँचाएँगे, दूसरों को भी सरलता से व्यक्त करके देंगे, है ना? तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। वैचारिक पृष्ठभूमि। पहले है भारतीय नव जागरण। इसको समझते हैं कि भारतीय नव जागरण क्या है और स्वाधीनता आंदोलन, ये दोनों चीजें क्या है। तो देखिए, भारतीय नव जागरण वो है जब हमें जरूरत थी अपने देश को अंग्रेजों से अलग करने के लिए, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के कुचक्र में फंसा हुआ था। काफी कुछ यातनाएं हमें सहने को मिली। इसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान कुछ संस्थाएं हैं उन्होंने दिया, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी हैं, देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं, फिर केशव चंद्र सेन हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने सांस्कृतिक चेतना एवं सामाजिक रूप से भारतीय जनता को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। फिर यदि बात करूं इसी समय पे स्वाधीनता आंदोलन की, तो जब फ्रेंड्स 1857 की क्रांति शुरू हुई, थोड़ा सा उसका दृश्य मैं आपको बता दूं कि 1857 की राज्य क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। मेरठ में जब मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया, जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक दबा कर नहीं रखा जा सकता। और कविता में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नए विषयों की ओर उन्मुखता दिखाई देने लगी। यानी साहित्य ने अपना बहुत बड़ा काम उसी समय करना शुरू किया। कविता रहितकालीन परिवेश से मुक्त होकर नवयुग का द्वार खोलने लगी। एक कविता आती है जो कि अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कही गई है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाति है अति ख्वारी। तो यदि ये बात कहूँ कि निश्चय ही 1857 की राज्य क्रांति ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का विस्तृत बिगुल बजा दिया और जिसने एक साहित्य में नई जान फूंक दी, असंगत नहीं है, है ना? क्योंकि इस क्रांति ने काफी झकझोरा है साहित्य को, वहाँ वहाँ हमारी जनता जन जागृति को। तो ये सब अध्ययन हमें यहाँ पे करना है कि किस किसने, किन किन विधाओं ने, किन किन संस्थाओं ने, किन किन लोगों ने भारतीय जन जागृति को या हिंदी साहित्य की भाषा के लिए अपना योगदान दिया है। फिर आता है जो खड़ी बोली की बात करूं, तो खड़ी बोली की संस्था, खड़ी बोली के लिए काफी संस्थाओं ने काम किया। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। और यदि बात करूं तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने यद्यपि हिंदू धर्म एवं संस्कृति के उन्नयन हेतु तो इस संस्था की स्थापना की, तथापि समूचे देश में राष्ट्रीय भावना का संचार हो सके। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने का श्रेय भी इन्हें ही जाना चाहिए। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। फिर खड़ी बोली में और योगदान देखने को मिलता है कि राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ का खड़ी बोली में ही लिखा है। खड़ी बोली में लल्लू लाल ने सुख सागर लिखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछी जाती हैं। तो खड़ी बोली में योगदान देने वाली कई संस्थाएं थी, कई लेखक थे, कई कवि हुए हैं। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करूं तो इसके संबंध में हमें देखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, कौन कौन थे जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में योगदान दिया, किन कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में योगदान देती रही हैं।
तो इन सब तथ्यों को हमें देखना है। यदि बात करूं तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने कौन लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा का वर्णन भी आता है। तो यही तथ्य है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखने हैं। यदि बात करूं फ्रेंड्स भारतीय युग और हिंदी नवजागरण की, तो इस तथ्य को देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तथ्य जो है ये इकाई आपको दो में भी देखने को मिलती है। भारतीय युग और हिंदी नवजागरण बात कुछ नहीं है सब वही। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार किया गया है कि हमें देखना है कि भारतेंदु जी ने कितना योगदान दिया है हिंदी के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स बता दूं कि भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा न तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा का पंडिताऊपन है, न लल्लू लाल का ब्रज भाषापन है, और न सदल मिश्र का पूर्वीपन। राजा शिव प्रसाद सितारे का उर्दूपन शब्दों तक सीमित था, लेकिन भारतेंदु जी की यदि भाषा की बात करूं तो इनकी भाषा ने संस्कार करते हुए सभी दोषों से यथासंभव युक्त भाषा को मुक्त किया है ना। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है हिंदी साहित्य की के मार्ग पर। तो यहाँ पर यही देखना है भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख कवि हैं भारतेंदु जी की भारतेंदु युगीन जो काव्य प्रवृत्तियां हैं हमें उनका अध्ययन देखना है। और भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उनका भी अध्ययन देख लेना है कि उन्होंने कौन कौन सी काव्य कृतियां रची हैं, उनका कितना योगदान आता है वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत। ठीक है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का काफी योगदान है फ्रेंड्स देखने को मिलता है। आगरा सम्मेलन में आगरा साहित्य में साहित्यकारों का एक सम्मेलन हुआ था, जहां पर इन्होंने संबोधित करते हुए कहा है द्विवेदी जी ने कि जो अपने आप को ब्रज क्षेत्र का मानते हैं वो ब्रज भाषा में ही अपनी काव्य रचना कर सकते हैं, परंतु जो अपना जुड़ाव अखंड भारत में मानते हों वो अपनी भाषा निश्चित तौर पर खड़ी बोली में ही उनकी होनी चाहिए, ऐसा कहा है द्विवेदी जी ने। फ्रेंड्स द्विवेदी जी का और सरस्वती पत्रिका का योगदान हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है ना। यदि बात करूं द्विवेदी जी के संबंध में और नवजागरण के संबंध में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जितना हिंदी साहित्य में योगदान एवं सर्जक के रूप में देखने को नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा हमें देखने को मिलता है एक विचारक के रूप में, एक दिशा निर्देशक के रूप में, चिंतक एवं नियामक के रूप में, है ना। उनकी प्रेरणा हिंदी में अनेक कवि उनकी प्रेरणा से ही हिंदी में अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। तो कहना चाहूंगी कि जितना इन्होंने पल्लवित किया हिंदी को, हिंदी काव्य रचना को, तो उतना शायद हमें भारतीय कालीन युग में भी देखने को नहीं मिलता। तो ये तो हो गई इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। फिर गांधीवादी दर्शन की बात करें तो गांधीवादी दर्शन क्या है इसको बता दूं फ्रेंड्स। जो तथ्य यानी गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक तो कहे ही जाते हैं, इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो सत्याग्रह चलाया, जो प्रेम अहिंसा आंदोलन का इन्होंने प्रयोग किया, उन्हीं सिद्धांतों को गांधी दर्शन कहा जाता है। जिनमें प्रमुख है शांति प्रेम अहिंसा है, सत्याग्रह है, ट्रस्टशिप का सिद्धांत है। ठीक है, एक तथ्य आता है फ्रेंड्स की ये भारत के दो टुकड़े करने के पक्ष में नहीं थे। इन्होंने हरिजन में साफ लिखा था कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े कर दे फिर भी मैं पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हूँ, है ना। फिर आता है अंबेडकर दर्शन। तो बाबा अंबेडकर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है हिंदी साहित्य के लिए। इन्होंने इन्होंने एक बार एक तथ्य आता है देखने को मिलता है कि इन्होंने हरिजन शब्द का विरोध किया कई बार। जब एक बार ये पूना गए थे तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी के साथ। पूना पैक्ट पर भी इन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण को सुनिश्चित करवाया। अपने जीवन साहित्य में अपने जीवन पर्यंत अस्पृश्यता का विरोध किया तथा दलितोद्धार के लिए इन्होंने कार्य किया है। इनकी काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जब मैं एक अलग से वीडियो सभी टॉपिक पर बनाऊंगी, जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं तो वहां पर मैं इनका जिक्र विस्तार से करूंगी। बात करूं यदि फ्रेंड्स लोहिया दर्शन की, तो लोहिया दर्शन राम मनोहर लोहिया के नाम पर विख्यात है। वे समाजवादी दर्शन के प्रतिपादक थे और सर्वत्र समानता देखना चाहते थे, और ये कम खर्च में विश्वास भी करते थे। इनका यही दर्शन हिंदी में समाजवादी दर्शन कहलाया। वर्तमान में समाजवादी पार्टी स्वयं में राम मनोहर लोहिया की ही अनुयायी है।
ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद के विचारक कौन-कौन से हैं, बहुत आता है एग्जाम में। मनोविश्लेषणवाद किससे संबंधित है, अस्तित्ववाद क्या है, इसके विचारक कौन हैं, अस्तित्ववादी कौन-कौन सी रचनाएँ हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उत्तर आधुनिकतावाद एक ही है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा है, ये गलत है। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इसकी रचनाएँ कौन-कौन है, कौन-कौन से विचारक हैं जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं। अस्मिता मूलक विमर्श, दलित स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। यहाँ फ्रेंड्स मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इकाई 2 में लगी हुई हैं, इकाई 4 में वही चीजें हैं। तो काफी चीजें हैं जो इकाई 2 से इकाई 4 को रिलेटेड करती हैं। तो इकाई 2 में यदि इनकी रचनाएं पूछी जा रही हैं ना भारतेंदु जी की, वो इकाई 4 में भी आ सकती हैं, ठीक है। ऐसा आप मत मानिए कि ये यहाँ पर लागू नहीं है। इकाई 4 यहाँ पर लेने का एनटीए का मकसद मैं बता दूं, या तो ये हो सकता है कि जो आंदोलन हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, जो कवि हुए हैं, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि कहाँ तक जाती है हिंदी साहित्य को लेकर, है ना। कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपना हिंदी के लिए योगदान दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से अवगत हो गए होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।